हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबके सब। आई होप यू ऑल वेरी गुड। बच्चों, लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी किया था और इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बच्चों अपन ने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज अपन बात करें कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है बच्चों कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब ये कूलम्ब्स लॉ होता क्या है इसके बारे में सारे की सारे डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी बच्चों, और वो था अपना इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बच्चों। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक था वो था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज अपन ने समझा था। अब क्या होता है बच्चों, जैसे आपने बॉडी को चार्ज कर लिया, दो मेरे पास में चार्ज बॉडी है, मेरे पास में क्या है, कोई भी दो चार्ज बॉडी है। ये एक बॉडी ये रही और बच्चों दूसरी बॉडी ये रही। मेरे पास दो चार्ज बॉडी है। आपने जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में बच्चों, और वो क्या बताया था कि जो ना ऐसा ही किया था अपन ने कि भाई अगर दोनों सेम सेम टाइप के हैं तो वो हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, और अपोजिट अगर दोनों हैं तो आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और अगर दोनों सेम हुए तो प्रतिकर्षित करेंगे। कैसे करेंगे उसके ऊपर जरा चर्चा करते हैं अपन, कि वो करते तो हैं लेकिन वो किस तरह से करते हैं उसके ऊपर एक बार जरा अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जैसे मैं मानता हूं कि ये कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, और ये इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। यहां चार्ज पार्टिकल मान लेता हूं मैं, कितना है बच्चों, Q2 पे फोर्स लगाएगा, और Q2 क्या करेगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो मैं एक बार मान के चल रहा हूं कि जो Q1 है वो Q2 पे जब फोर्स लगाएगा तो वो कुछ इस तरह से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो ये आ गया F21 वेक्टर मानो, तो F21 हो गया। F21 का मतलब क्या हुआ, 2/1 के कारण। अरे Q2 पे लगा रहे हैं ना, देखो दो चीजें होती है हमेशा याद रखना, एक तो ऑन और एक ड्यू टू, है ना। तो ऑन मतलब किस पर, और ड्यू टू मतलब किसके कारण। तो किस पर लग रहा है बच्चों, Q2 पर लग रहा है, किसके कारण, Q1 के कारण। ये भी पॉजिटिव बात करूंगा बच्चों, तो ये F21 आएगा। F12 बराबर F21। आपने शायद क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा होगा। कितना है बच्चों, Q1, और बच्चों यहां पे चार्ज कितना है, ये Q1 आ गया। एक चार्ज अपन यहां ले लेंगे बच्चों, और वो चार्ज कितना ले लिया यहां पे अपन ने, Q2 ले लिया। एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R। तो जो ये फोर्स लगेगा ना, चाहे वो इधर लगो और चाहे इधर लगो, कोई से भी फोर्स की बात करो, ये जो फोर्स होता है ना बच्चों यहां पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। इसका मतलब द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। अरे बच्चों, किसके प्रोपोर्शनल होता है ये, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। इसका मतलब जो उनके आवेश हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। बच्चों आप हिंदी इंग्लिश मीडियम ऐसे टेंशन मत करना, मैं पढ़ा रहा हूं जैसे, लेकिन आप ना आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज, तो जो प्रोडक्ट होता है ना बच्चों उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लेते हैं U बराबर है 3 कूलम। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 6 हो गया। गुलाम नहीं बोलते हैं इसको, 6 हो गया। जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया ना इसका, ठीक है, वो गुलाम स्क्वायर हो गया ना। अब मैं मान लेता हूं कि Q1 की वैल्यू को मैंने कर दिया 3 गुलाम, और Q2 की वैल्यू को मैंने कर दिया मान लेते हैं 2 गुलाम, तो भी इनका प्रोडक्ट कितना हो गया, 6 ही हुआ है। तो इसका मतलब अब यहां पे फोर्स, ये 2 की जगह 3 मैंने कर दिया, या 3 की जगह मैंने 2 कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि फोर्स चेंज हो जाएगा। यहां पे फोर्स चेंज नहीं होगा इस कंडीशन में। फोर्स कब चेंज होएगा बच्चों, अगर मैं मान रहा हूं Q1 बराबर 2 कूलम और Q2 बराबर लिया मैंने 3 कूलम। दूसरी कंडीशन ले ली बच्चों, Q1 बराबर मैंने ले लिया 4 कूलम, और Q2 बराबर मान लेते हैं अपन ने ले लिया 2 कूलम। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, यहां तो 6 था
और यहां वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब ये फोर्स बढ़ेगा। क्लियर आप सभी को शायद? तो इस तरह से आपको याद रखना। तो पहली बात तो क्या, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, उनके प्रोडक्ट के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अगर बच्चों डिस्टेंस पास में होगी, डिस्टेंस अगर पास होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और डिस्टेंस अगर दूर होगी तो फोर्स कम लगेगा। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो बच्चों F होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना बच्चों, उसका स्क्वायर। ठीक है। तीसरी बात और ध्यान से सुनना बच्चों, वो मैं आपको बताऊंगा। फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मीडियम। बच्चों ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है, माध्यम पर भी निर्भर करता है बच्चों। मीडियम क्या है, क्या वहां पे वैक्यूम है, क्या वहां पे एयर है, या यहां पे कोई और दूसरा कोई मीडियम रखा हुआ है। अगर मीडियम चेंज होगा तो बच्चों फोर्स भी चेंज होगा। इसलिए 3 बातें याद रखनी है अभी आपको। वो 3 बातें बच्चों क्या क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड फोर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन मीडियम। जो बल होता है वो Q1 Q2 के समानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और माध्यम पे भी बच्चों क्या करता है बच्चों, ये डिपेंड करता है, माध्यम पे भी निर्भर करता है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है। तो अब अगर अपन इसको एक साथ अगर लिखना चाहें तो देखो कितना आ जाएगा यहां से, इसका मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में बच्चों कितना आ जाएगा, r²। ये आया कि नहीं आया? अगर ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट आएगा। वो ले लेते हैं अपन K Q1 Q2 अपॉन में बच्चों आ जाएगा r²। ये हो गया आपका F का फॉर्मूला। ये क्या हो गया बच्चों, F। और यहां से K क्या होता है, K बराबर आता है बच्चों 1/4πε। क्या आता है बच्चों, K बराबर 1/4πε अगर कोई मीडियम हुआ तो। और अगर वहां पे मैं क्या मान के चल रहा हूं, अभी अपन ऐसा मान के चल रहे हैं स्टार्टिंग के फेज में कि यहां पे कोई भी मीडियम नहीं है। ये केस अपन किसका लेके चल रहे हैं बच्चों, वैक्यूम का लेके चल रहे हैं बच्चों। ये केस अपन लेके चल रहे हैं निर्वात का लेके चल रहे हैं। तो निर्वात में यहां आ जाएगा ε0। अब छोटा सा डिस्कशन अपन चाहते हैं किस पे बच्चों, छोटा सा डिस्कशन करना चाहते हैं ε0 क्या चीज होती है बच्चों। ε0 जो होता है ना, यहां पे मैं एक बार आपको इसके बारे में बता देता हूं। ये इसको कहते हैं ε0, ऐसे ई के जैसा लिखना है आपको। ये ε0 क्या होता है बच्चों, इसको कहते हैं परमिटिविटी। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और अगर यही मैं इसकी जगह ε ले लूंगा तो बच्चों ये परमिटिविटी ऑफ क्या आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा। परमिटिविटी आएगी किसी न किसी मीडियम की। अच्छा, बात करते हैं, छोटा सा डिस्कशन अगर अपन चाहते हैं कि भाई सर ये परमिटिविटी क्या चीज होती है, बात करें कि सर ये परमिटिविटी क्या है, तो बच्चों मेरी बात सुनो। परमिटिविटी आपको बताएंगे, परमिटिविटी परमिट करना, अलाउ करना। अरे परमिट करना, अलाउ करना, कोई चीज को परमिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो परमिटिविटी क्या होती है, उनके बीच में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा, किस हिसाब से लगेगा, उसका परमिशन देने का काम होता है। उसका किसका काम होता है बच्चों, परमिशन देने का काम होता है। जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम, तो वैक्यूम की अलग परमिटिविटी, तो वैक्यूम में फोर्स किस तरह से लगेगा, फोर्स का परमिशन। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये परमिटिविटी बढ़ेगी, अगर ये परमिटिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब वहां पे फोर्स क्या होएगा बच्चों, कम होगा कि नहीं होगा। अरे जब ये परमिटिविटी बढ़ जाएगी, मतलब परमिशन देने का जो रेस्ट्रिक्शन है अगर वो बढ़ जाएगा तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है बच्चों, कम होता है। ये एक तरह का, उसी तरह से समझ के चलो जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट के फ्लो को, सिमिलरली ये अपोज करता है
उनके बीच में लगने वाले फोर्स को। ठीक है, वैक्यूम का अलग होएगा और मीडियम का अलग होएगा। वैक्यूम का तो फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और मीडियम का, हर मीडियम का अपना अपना अलग होता है। तो सपोज अगर आपने पहले एक मीडियम में रखा और उसके पता नहीं परमिटिविटी कम थी, ठीक है, तो वहां फोर्स उस हिसाब से लगेगा। और कोई दूसरा मीडियम है, कोई भी दूसरा मीडियम है, वहां अगर मैं रख रहा हूं तो वहां जैसे ही मैं रखूंगा तो वहां की परमिटिविटी क्या होगी बच्चों, अलग होगी। सपोज करो वहां की परमिटिविटी ज्यादा है तो वहां लगने वाला फोर्स से कम होगा। क्यों कम हो जाएगा? चाहे उनके बीच में डिस्टेंस उतनी की उतनी क्यों ना हो, चाहे चार्ज उतनी की उतनी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी फोर्स कम लगेगा अगर परमिटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। तो आई थिंक आपको परमिटिविटी क्लियर हो गई होगी। परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन नॉट तो किसकी होती है बच्चों, वैक्यूम की होती है, और ये एप्सिलॉन किसकी होती है, किसी न किसी मीडियम की। मैं एक बार प्रीवियस में लेके चल रहा हूं आपको। एफ बराबर अपन ने लिखा है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखना जरा बच्चों, एफ बराबर अपन ने क्या लिखा है बच्चों, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर बच्चों अपन ने, है ना। और यहां पे मैंने क्या बताया, वैक्यूम के लिए कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बच्चों, ये मीडियम के लिए के कितना आएगा, मीडियम के लिए आएगा के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। के बराबर कितना जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। बच्चों ये किसके लिए आएगा, ये आएगा मीडियम के लिए। बच्चों ये किसके लिए आएगा, ये आएगा वैक्यूम के लिए। आई थिंक आपको क्लियर है। अच्छा, वैक्यूम की जो परमिटिविटी है वो कांस्टेंट होती है, कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे आप यहां ये वैल्यू पुट करोगे के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, तो बच्चों इसका मान कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 उल्टा हो जाएगा ये, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा बच्चों कूलाम स्क्वायर। ये आया कि नहीं आया, ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर आ गया। तो ये के की वैल्यू आपको याद रखनी है। अरे ज्यादातर बात किसकी करेंगे, वैक्यूम की बात करेंगे। तो वैक्यूम में कितना होता है, के बराबर कितना बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। तो F बराबर कितना हो गया, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, जहां के कितना है 9 इंटू 10⁻9। अगर अपन किसका यूज कर रहे हैं, वैक्यूम का। और अगर मीडियम का करेंगे तो उनका मीडियम का एप्सिलॉन अलग आएगा, तो वो उनके अलग अलग के हिसाब से के का मान डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन यहां पे क्या करते हैं बच्चों, इस फॉर्मूले को लिखते वक्त, तो इस फॉर्मूले को लिखते वक्त ऐसे लिख देते हैं इसको, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये इसको लिखना ज्यादा उचित रहता है। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि के की वैल्यू तो फिर वो एप्सिलॉन भी हो सकता है, उसमें एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है। हाँ, अगर ऐसे लिख दिया कि भाई फॉर वैक्यूम तो ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसे लिख देते। लेकिन अपन आगे वाली क्लासेस में क्या करेंगे बच्चों, इसको के ही लिख के चलेंगे। ठीक है, तो के एफ इक्वल्स टू कितना आ गया, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो F इक्वल्स टू आ गया मेरे पास में बच्चों कितना, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, ये Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और मीडियम पे डिपेंड करता है। और मीडियम पे आपको समझ में आ गया होगा, के अकॉर्डिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि के बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। के इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन डिफरेंट आएगा। तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी बच्चों, तो के की वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी। और जब के की वैल्यू यहां से डिक्रीज होगी बच्चों, तो फोर्स भी आपका डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये बताया मैंने अभी आपको, जो जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है बच्चों, ये हो गया आपका फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन आपके पास में क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट आपके बारे में ये पूछता है बच्चों कि फोर्स निकालो, कूलाम का फोर्स, कूलाम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, कूलाम फोर्स इन ए वेक्टर फॉर्म। भाई वेक्टर के फॉर्म में आपको कूलाम का लॉ बताना है, कूलाम फोर्स या कूलाम्स लॉ।
कूलम्ब्स लॉ बोल देते हैं इसको, कूलम्ब्स लॉ, या फिर क्या बोल देते हैं इसको, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं बच्चों, इसको याद रखना, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं, तो याद रख लेना, इसको भी इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे अपन ये सारी चीजें। तो इसका बच्चों अपन को क्या निकालना है, वेक्टर फॉर्म निकालना है, ठीक है। इसका कौन सा फॉर्म निकालना है अपन को, वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए एक बार जरा मैं डायग्राम सेट कर रहा हूं इसका, ये अपन ले लेते हैं एक फॉर्म, और यहां से ले लिया अपन ने बच्चों, एक ले लिया आर चार्ज ये, और एक चार्ज ये ले लिया। देखो बच्चों, ये चार्ज मैंने ले लिया यहां पे Q1, ये चार्ज क्या लिया यहां पे Q2, ये ओरिजिन ये ले लो कोऑर्डिनेट x, और ये कोऑर्डिनेट ले लो बच्चों y, कोऑर्डिनेट x और कोऑर्डिनेट y अपन ने लिया है, ठीक है। इस चार्ज, ये ओरिजिन पॉइंट ले लो, ये क्या ले लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट, इसकी पोजीशन अपन ले लेते हैं R1 वेक्टर, कितना ले लेते हैं R1 वेक्टर, Q2 कहां पे रखा हुआ है, R2 वेक्टर पे रखा हुआ है, ओरिजिन से इनकी डिस्टेंस है, ये पोजीशन वेक्टर है, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर बच्चों इनका क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है बच्चों। तो अब अपन क्या बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखते हैं, Q1 Q2 के, नॉर्मली अगर Q1 Q2 की बात करोगे तो नॉर्मली Q1 Q2 अपन कितना लेंगे बच्चों, R ही लेंगे, Q1 Q2 वैसे अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो वैसे ये R वेक्टर आ जाता है, लेकिन क्या होगा, ध्यान से समझना, देखो मैं आपको क्या करवा रहा हूं, ये टॉपिक अपन बात कर रहे हैं भाई, इस Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा बच्चों, तो ये कौन सा लगेगा, F21 वेक्टर, जब Q1 Q2 पे लगाएगा तो क्या लगेगा, F21 वेक्टर, ठीक है। जब Q1 Q2 पे लगाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, F21 वेक्टर। तो जरा एक बार अपन मान लेते हैं कि ये Q1 से जब Q2 की तरफ जा रहे हैं आप, Q1 से Q2 की तरफ जब जा रहे हैं आप, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो अपन मान लेते हैं बच्चों, Q1 से Q2 की तरफ मान लेते हैं R21 वेक्टर, कितने मान लेते हैं बच्चों, R21 वेक्टर। सबसे पहले इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं, कितना मान लेते हैं अपन इसको, R21 वेक्टर मान लेते हैं। तो इसके अंदर अब अपन क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल रूल लगाओ, इधर और इधर ये लग गया और ये लग गया, ठीक है। तो जैसे इसमें ट्रायंगल रूल लगाएंगे बच्चों, तो ट्रायंगल रूल में अपन को क्या समझ में आ रहा है कि यहां से क्या करोगे, R1 वेक्टर प्लस में R21 वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, R2 वेक्टर आया कि नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया, R21 वेक्टर बराबर कितना हो गया, R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर, ये R21 आ गया है ना। और इसके बीच में लगने वाला जो बच्चों फोर्स आएगा, वो फोर्स कितना है, F21, 2 पर 1 के कारण, F21 मींस ऑन टू ड्यू टू 1, 2 पर 1 के कारण, तो कितना है बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस बच्चों कितनी है, R21, तो ये वेक्टर फॉर्म में है, तो इसका अपन मैग्नीट्यूड ले लेंगे, है ना, और मैग्नीट्यूड का कर देंगे स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस R21 है ना, तो R21 का स्क्वायर, किस डायरेक्शन में है बच्चों, ये R21 जा रहा है ना इधर, ये R21 इधर जा रहा है, तो इधर ही तो लग रहा है फोर्स, इसका मतलब R21 कैप, क्योंकि आपने पढ़ा है हमेशा वेक्टर के अंदर क्या आपको यूनिट वेक्टर बताना पड़ता है, डायरेक्शन बतानी पड़ती है। अगर मैं बात करूं यहां से, अगर R21 केप अगर आपसे कोई पूछे तो कितना आएगा बच्चों, R21 वेक्टर अपॉन में R21 वेक्टर का मोड, है ना। मोड का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे बताना चाहूं कि भाई मोड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू नो मोड, मोड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अगर अपन मोटी मोटी बात करें कि सर ये मोड का मीनिंग क्या होता है, जैसे मानते हैं अपन R वेक्टर इक्वल्स टू मान लेते हैं अपन XI केप प्लस YJ केप, ये मान लेते हैं, तो बच्चों ये R वेक्टर का जो मोड होता है ना, ये देख लो एक बार आप, तो इसका स्क्वायर करो, x का स्क्वायर करो प्लस y का स्क्वायर करो और इसका अंडर रूट ले लो, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये मोड होता है, ठीक है। ये रिजल्टेंट वैल्यू इसकी मान के चलते हैं अपन, ऐसा रिजल्टेंट वैल्यू आता है। तो इसका मतलब आपका जो फोर्स आ गया F21 वेक्टर वो कितना आ गया, K Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर का स्क्वायर और R21 कैप,
ठीक है, ये आ गया यूनिट वेक्टर। एक बार इसको अपन नेक्स्ट पेज पे वापस से लिख देते हैं। तो बच्चों F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर का स्क्वायर R21 कैप, जहां पे R21 वेक्टर इक्वल्स टू कितना है, प्रीवियस पेज पे जाएं जरा, अपन R21 वेक्टर निकाला अपन ने R2 माइनस R1। R21 बराबर कितना है निकाला बच्चों अपन ने, R2 माइनस R1। तो इसको लिख लेंगे बच्चों अपन R2 माइनस में R1। तो आप इसको बस ऐसे याद रखना। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारी बुक्स में R21 को R1 माइनस R2 लिख देते हैं, R21 को R2 माइनस R1 लिख देते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको केवल और केवल इस पे फोकस करना है, डायग्राम पे। अगर ये वैल्यू सपोज करो मैं इधर की उधर कर देता तो ये चेंज हो जाता है या नहीं है। तो इसलिए अपना तो सिर्फ मेन टारगेट यही है कि क्या करके चलना है आपको, केवल और केवल ऐसे याद रख लेना है। ये डायग्राम बना लो और डायग्राम देख के कर लो। R21 देखो मैं बताऊं आपको, R21 के अंदर क्या है, चाहे मैग्नीट्यूड निकालो, R2 माइनस R1 करो, और अगर इसको मैं जैसे इस तरह से लू R21 वेक्टर का मोड है ना बच्चों, तो उसमें क्या करेंगे अपन, चाहे R2 माइनस R1 करो, चाहे R1 माइनस R2 करो, उसकी वैल्यू वो की वही आती है, क्योंकि प्लस माइनस भी फिर वो प्लस ही हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो वो वैल्यू फिर भी बराबरी आएगी। तो ये तो हो गया F21। अब अगर अपन बात करें किसकी, देखो प्रीवियस पेज पे जाओ जैसे, अब अगर 2 1 पे फोर्स लगाएगा, तो 2 1 पे फोर्स लगाएगा तो इधर लगाएगा कि नहीं लगाएगा बच्चों, तो 2 जब 1 पे फोर्स लगाएगा तो इधर लगाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इस कंडीशन में जब ये इस साइड में जा रहे हैं, तो इस साइड में जा रहा है तो अपन इसको कितना मान लेते हैं बच्चों, R12 वेक्टर। और ये कितना आ गया, फोर्स कितना आ गया बच्चों, F12, 1 पर 2 के कारण। ठीक है, अब ये कितना आने वाला है, अब जरा इसके लिए मैं एक काम करता हूं, वापस से डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए वापस से, है ना। तो वापस से अगर इसका अपन डायग्राम अगर बनाना चाहें तो देखो बच्चों वो का वही वापस, ये हो गया, ये अपना हो गया चार्ज Q1, और ये हो गया बच्चों अपना चार्ज Q2। ये इनके दोनों के बीच की पोजीशन हो गई, ठीक है ना। और ये तो हो गया था अपना R1 वेक्टर। ये तो कितना हो गया था बच्चों अपना, एक सेकेंड, ये तो हो गया था बच्चों अपना R1 वेक्टर, और ये था R2 वेक्टर। ये चार्ज था बच्चों Q1 और ये चार्ज था Q2। अब Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, तो ये इस साइड में जाएगा बच्चों, जाएगा कि नहीं जाएगा, कितना आ जाएगा F12 वेक्टर, और इस कंडीशन में ये आ जाएगा R12 वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या मान के चल लेते हैं, R12 इसका मतलब ये इधर और ये बच्चों ऐसे, है कि नहीं है ना। ये आपका आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसमें वापस से ट्रायंगल रूल लगाओ, तो वापस से ट्रायंगल रूल लगाओगे तो बच्चों कितना आ जाएगा यहां से, इसका मतलब R2 वेक्टर प्लस में R12 वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर। सही बात है कि नहीं बच्चों। तो इट मींस कितना आ जाएगा बच्चों, R12 वेक्टर इक्वल्स टू R1 माइनस में R2 आया कि नहीं आया। तो बच्चों फोर्स कितना आ जाएगा अपने पास में, तो फोर्स की बात करूं मैं तो F वेक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा, ये F वेक्टर 1 2 वाला है, तो K Q1 Q2 अपॉन में कितनी डिस्टेंस R12 वेक्टर फॉर्म में ले लो स्क्वायर, और बच्चों ये कितना आ जाएगा R12 कैप। ठीक है, यहां मैंने वैल्यू रख दी R12, आप चाहें तो यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं इसके, है ना। तो यहां से अब इसका मतलब R12 कैप इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, R12 वेक्टर अपॉन में R12 वेक्टर का मोड। बच्चों ये अलग है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये उसका मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड मैंने निकालना बताया था ना अभी आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो वैल्यू ऐसे नहीं कि कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी आप सब समझदार हैं। तो ये हो गया बच्चों F12, ये वेक्टर फॉर्म होगी उसकी जब 1 2 पे लगाएगा इधर वाला, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे इन दोनों के अंदर मैं जो दो आपको बताना चाह रहा हूं, एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, और
ये तो मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से एक बार आप देखो, F12 और F21 दोनों में कितना सा फर्क है, केवल और केवल माइनस का फर्क है। अगर आप यहां से 12 और R21 में जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों, इसका मीनिंग एक ही चीज हुआ है कि F12 वेक्टर F21 वेक्टर, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो बच्चों है ना, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 represent the vector form of Coulomb's law। बच्चों जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है वो आपके कुलाम के नियम का क्या है, सदिश रूप है, ठीक है। ये कुलाम के नियम का क्या हो गया बच्चों, सदिश रूप हो गया। तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। जो जो मैंने बताया कि कुलाम का लॉ क्या होता है, के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, के की वैल्यू हो गया, के की वैल्यू बच्चों आप लोग याद रखना है यहाँ पे 9 × 10⁹, आगे अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब अपन को बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। और एफ साइलेंट नोट जो होता है उसकी वैल्यू याद रखना 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इसके अंदर, आपको एक चीज और ऐड ऑन करना चाहेंगे अपन, और वो क्या चीज है उस वो बता देता हूं। एक बच्चों यूनिट और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं अपन, यूनिट और डायमेंशंस एग्जाम में आते हैं उनका। ये नंबर 1 है फोर्स, फोर्स का क्या आता है, फोर्स की है ये न्यूटन है ही, ठीक है। और ये कितना आ गया m1L1T-2, पूछ ले एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। फोर्स के बाद में अगर मैं वैल्यू बात करूं के की वैल्यू वैक्यूम के लिए कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये तो इसकी बच्चों क्या हो गई, यूनिट हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो अब वैल्यू तो उसके अंदर एफ साइलन और एफ साइलन नोट के अंदर वैल्यू चेंज हो सकती है, बट डायमेंशंस तो ये का ये रहेगा, यूनिट इसकी एक ही रहेगी। तो अगर अपन इसकी डायमेंशंस की बात करें, अगर ये वाली वैल्यू निकालना चाहे तो देखो न्यूटन है, न्यूटन का कितना आ जाएगा बच्चों m1L1T-2, ये तो फोर्स का हो गया। और इसका कितना हो गया बच्चों L2 हो गया, ठीक है। नीचे कुलाम का कितना होता है A1T1, पुरानी वाली क्लास में बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो A1T1 का स्क्वायर, तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 एज इट इज, और यहां से आ जाएगा बच्चों L3, है ना, L2 L3 हो गया। और ये हो गया t की पावर कितनी आ जाएगी, यहां से तो -2 है और ये 2 है, ये ऊपर जाएगा तो t-4 आ गया, t-4 हो गया, ये t-2 ये t2 है, ऊपर जाएगा तो t-4, ये a1 है तो ऊपर a स्क्वायर a-2। तो ये हो गया बच्चों किसकी यूनिट हो गई बच्चों, ये m1L3 t-4 a-2, ये k की हो गई। नंबर 3 है बच्चों आपका परमिटिविटी। मैं यहां पे याद रहे परमिटिविटी की बात कर रहा हूं, चाहे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हो या मीडियम हो, कोई सा भी हो, यूनिट अगर इसकी बात करेंगे ना अपन, तो वैक्यूम का तो फॉर्मूला कितना होता है, वैक्यूम का तो आती है 8.85 × 10⁻12 और कितना आ जाता है बच्चों कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मीडियम की चेंज होती रहेगी, लेकिन मैं एक बार फोकस वैल्यू पे फोकस नहीं बच्चों मेरा, एक बार किस पे फोकस है, यूनिट और डायमेंशंस पे। तो ये की रहेगी यूनिट, और डायमेंशंस क्या होता है, देखो जस्ट इसका उल्टा है ना, ये रिवर्स है ना, तो इसको रिवर्स कर दो m-1L-3T-4A2, ये आ जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यूज रिमेंबर, ठीक है। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, वैल्यूज वगैरह याद हो गई होंगी, ठीक है बच्चों। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।